हेलो एवरीवन। आज है 22 जुलाई और द इंडियन एक्सप्रेस की आज की हमारी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेंगी वो हैं उपराष्ट्रपति धनखड़ ने दिया इस्तीफ़ा, निसार उपग्रह प्रक्षेपण, अमेरिकी टीम भारत दौरा। आज की हमारी जो पहली न्यूज़ रहेगी वो है दिल्ली में जो है वो हलचल हो गई है। जो उपराष्ट्रपति धनखड़ हैं उन्होंने मानसून सत्र से पहले ही इस्तीफ़ा जो है वो दे दिया है। उनके इस्तीफ़ा देने का क्या कारण है? क्योंकि उनके जो है अभी 2 साल कार्यकाल के बाकी थे। इस वीडियो में जो है हम यह सब जानेंगे। जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं उन्होंने 21 जुलाई 2025 को संसद के जो मानसून सत्र है उससे पहले ही स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपना जो पद है उससे इस्तीफ़ा दे दिया है। उनका कार्यकाल जो है अगस्त 2027 तक था, यानी कि 2 साल बाकी थे। इस्तीफे ने जो राजनीतिक हल्का है उसमें हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि जो ये सत्र है इस सत्र के बीच में हुआ है जो कि बहुत ही अभूतपूर्व है। जो धनखड़ हैं उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफ़ा सौंपा है, जिसमें उन्होंने संविधान के अनुच्छेद जो 67 क है उसके तहत तत्काल प्रभाव से पद छोड़ने की बात कही। उन्होंने अपना जो पत्र है उसमें स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने और जो चिकित्सीय सलाह है उसका पालन करने की बात जो है वो कही है। और मार्च 2025 में दिल की बीमारी के कारण उनकी जो एम्स है उसमें एंजियोप्लास्टी जो प्लास्टी है वह भी हुई है, जिसके बाद उनकी जो स्थिति है वह शिथिल बनी हुई है। और अगर संविधान के अनुसार देखें तो जो उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद राज्यसभा के जो उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह जो हैं वह कार्यवाहक सभापति के रूप में कार्यभार संभालेंगे। नया उपराष्ट्रपति चुनने के लिए 60 दिनों के भीतर चुनाव होना जो है वो आवश्यक है। जो विपक्षी नेता हैं जैसे कि कपिल सिब्बल हुए या फिर जयराम रमेश जो हैं उन्होंने इस्तीफे की जो टाइमिंग है उस पर सवाल उठाए हैं। कुछ ने इसे स्वास्थ्य कारणों से परे सियासी कारणों से भी जोड़ा है। जो जगदीप धनखड़ हैं उन्होंने 2022 में जो 14वें उपराष्ट्रपति बने थे और इससे पहले जो पश्चिम बंगाल है उनके राज्यपाल थे। उनके कार्यकाल में विपक्ष के साथ कई बार टकराव जो है वो भी हुआ है। खासकर जो संसदीय कार्रवाई होती हैं उनमें पक्षपात के आरोप जो हैं उन पर लगाए गए थे। जो मानसून का सत्र है इसका क्या महत्व होता है? कानून निर्माण मानसून सत्र में जो सरकार है वह इम्पोर्टेंट जो विधेयक हैं उनको पेश करती है, जैसे कि वित्त विधेयक हुआ, सामाजिक सुधार हुए, आर्थिक नीतियां हुई और जो संवैधानिक संशोधन है वो हुए। यह नए कानून बनाने और जो मौजूदा हैं उनमें संशोधन का जो प्रमुख समय है, जो प्रमुख टाइम है वह माना जाता है बजट और जो वित्तीय नीतियां हैं। हालांकि बजट सत्र में वार्षिक बजट जो है वो पेश होता है। मानसून जो सत्र है उसके अतिरिक्त जो वित्तीय प्रस्ताव हैं या फिर जो अनुदान मांगे हैं और जो आर्थिक नीतियां हैं उन पर भी चर्चा होती है। यह अर्थव्यवस्था के लिए दिशा निर्देश तय करता है। राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा सत्र में जो है राष्ट्रीय और जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं दोनों पर ही चर्चा होती है, जैसे कि जलवायु परिवर्तन हुए, सुरक्षा हुई, बेरोजगारी और जो खेती है उससे जुड़े हुए जो विषय हैं उन पर भी बहस होती है। यह सरकार और जो विपक्ष है दोनों के बीच में नीतिगत मुद्दों पर सवाल का मंच जो है वो है। और जो सरकारी जवाबदेही देखें तो सत्र के दौरान सांसद सरकार से सवाल पूछते हैं, जिससे कि सरकार की जो नीतियां हैं और जो कार्य हैं वह जवाबदेही को सुनिश्चित करते हैं। प्रशासन काल और जो शून्यकाल है उसमें जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे उठाए जाते हैं वह राजनीतिक जो गतिशीलता है। मानसून सत्र सरकार और जो विपक्ष है दोनों के बीच में राजनीतिक ताकत और जो रणनीति है उसका प्रदर्शन करते हैं। यह सत्र जो है सरकार की स्थिरता और जो विपक्ष है उसकी एकजुटता को परखने का अवसर होता है। कृषि और मानसून से संबंध, लेकिन भारत में जो मानसून है उसका कृषि और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस सत्र में जो है मानसून की स्थिति, फसल बीमा और जो किसान हैं
उनकी समस्याएं जो होती हैं उन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। और आज की हमारी जो दूसरी न्यूज़ रहने वाली है वो है टैरिफ अनिश्चितता। जो अमेरिका टीम है वह अगस्त के मध्य में जो है भारत का दौरा करेंगी, जो कि कठोर समय सीमा से काफ़ी बाद है। टैरिफ की जो अनिश्चितता है उसके बीच में जो अमेरिकी व्यापार है, जो प्रतिनिधि हैं, उनकी एक टीम जो है द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चर्चा के लिए अगस्त 2025 के मध्य में भारत का दौरा करेगी। यह दौरा जो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा निर्धारित 1 अगस्त की कठोर समय सीमा के बाद होगा, जब भारतीय उत्पादों पर नए टैरिफ लागू हो सकते हैं। भारत और जो अमेरिका है 2030 तक जो द्विपक्षीय व्यापार है उसको 500 अरब डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखते हैं। दोनों पक्ष जो हैं एक अंतरिम व्यापार समझौते को 9 जुलाई से पहले अंतिम रूप देने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अब जो है यह समय सीमा जो है सितंबर से अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। और जो भारत ने अमेरिकी टैरिफ से राहत के बदले में ऑटो और जो मोटरसाइकिल क्षेत्र है उसमें शुल्क कम करने का प्रस्ताव दिया है, जबकि अमेरिका जो है भारतीय जो कृषि है और जो फार्म निर्यात है उनके लिए रियायतें दे सकता है। हालांकि कोई अभी तक औपचारिक समझौता होने की उम्मीद नहीं है और चर्चाएं जो हैं वह व्यापार का तनाव जो है उसको कम करने पर केंद्रित है। यह दौरा जो है भारत और जो अमेरिका की रणनीतिक सहयोग है उसको मजबूत करने और जो टैरिफ युद्ध है उसके प्रभाव को कम करने का प्रयास है, खासकर जब वैश्विक व्यापार में चीन जैसे अन्य देशों के साथ जो है तनाव बढ़ रहा हो। अगर टैरिफ के प्रभाव देखें तो भारत पर प्रभाव देखते हैं। जो निर्यात लागत है उसमें वृद्धि, यदि अमेरिका भारतीय उत्पादों पर नए टैरिफ लागू करता है तो भारत से जो निर्यात होने वाले सामान हैं जैसे कि फॉर्माटिक्स हुई, टेक्सटाइल्स और सूचना प्रौद्योगिकी जो सेवाएं हैं उनकी लागत जो है वो और बढ़ सकती है, जिससे जो भारतीय निर्यातक हैं उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता जो है वह कम हो सकती है। अगर उपभोक्ता मूल्य देखें तो जो टैरिफ वृद्धि है इससे अमेरिकी बाजार में भारतीय जो उत्पाद हैं उनकी कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे उपभोक्ता मांग प्रभावित हो सकती है। जो आर्थिक विकास पर असर देखें तो भारत का जो निर्यात है वह आधारित उद्योग है, विशेष रूप से जो छोटे और जो मध्यम उद्यम हैं उन पर टैरिफ के कारण मुनाफे में कमी का सामना कर सकते हैं, जिससे रोजगार और जो आर्थिक विकास है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अमेरिका पर प्रभाव, आयात लागत में वृद्धि, जो भारतीय वस्तुएं हैं उन पर टैरिफ बढ़ने से जो अमेरिकी आयात है और जो उपभोक्ता हैं उनको अधिक कीमत चुकानी पड़ सकती है, खासकर दवाएं और जो टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों में। महंगाई पर दबाव, टैरिफ से जो आयातित सामान है उसकी लागत बढ़ने से अमेरिका में जो मुद्रास्फीति है वह बढ़ सकती है, जो कि पहले से ही वैश्विक आपूर्ति जो श्रृंखला है उसके दबाव से प्रभावित है। अमेरिकी जो निर्यात है उस पर जवाबी कार्रवाई देखें तो भारत जो है जवाबी टैरिफ लागू कर सकता है, जिससे कि जो अमेरिका उत्पाद जैसे कि कृषि वस्तुएं हैं जैसे बादाम हुआ, सेब हुआ और जो ऑटोमेटिव पार्ट्स हैं भारत में महंगे हो सकते हैं। जो व्यापारिक प्रभाव और द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य पर इसका असर देखें तो भारत और जो अमेरिका है इनका 2030 तक 500 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य है। टैरिफ जो है उसकी अनिश्चितता के कारण खतरे में पड़ सकता है, जो वर्तमान में दोनों देशों के बीच में लगभग 190 अरब डॉलर है, और जो टैरिफ युद्ध है इस वृद्धि को धीमा कर सकता है। सेक्टर विशिष्ट प्रभाव, भारत के लिए जो फार्मास्यूटिक्स हैं जो भारत के अमेरिका से निर्यात हैं उसका एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है, टैरिफ से जो है यह भी प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा जो टेक्सटाइल हैं और जो रत्न आभूषण उद्योग हैं वह भी प्रभावित हो सकते हैं। अमेरिका के लिए भारत द्वारा जो प्रस्तावित ऑटो मोटरसाइकिल क्षेत्र हैं उसमें शुल्क कमी से जो अमेरिकी कंपनियां हैं उनको फ़ायदा हो सकता है, लेकिन अगर समझौता नहीं होता तो इन क्षेत्रों में जो है जो अमेरिकी निर्यात है वह प्रभावित हो सकता है।
आपूर्ति श्रृंखला पर प्रभाव देखें तो जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पहले से ही तनाव में है, टैरिफ के कारण भारत और जो अमेरिका है दोनों के बीच में व्यापार लागत बढ़ने से जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला है वह और भी जटिल जो है वो हो सकती है। रणनीति या और जो भू राजनीतिक प्रभाव देखें भारत पर, जो भारत और अमेरिका संबंध जैसे कि टैरिफ की जो अनिश्चितता है वह दोनों देशों के बीच में जो रणनीतिक साझेदारी है उसको प्रभावित कर सकती है। विशेष रूप से जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है उसमें चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए व्यापार तनाव, रक्षा और जो प्रौद्योगिकी सहयोग है जैसे कि अन्य क्षेत्रों में भी बाधा डाल सकता है। चीन का लाभ देखें तो यदि भारत और जो अमेरिका है इनके बीच में व्यापार समझौता अगर विफल होता है तो चीन जो है जैसे अन्य देश वैश्विक व्यापार में अपनी जो स्थिति है उसको मजबूत कर सकते हैं। भारत और जो अमेरिका है वह दोनों ही चीन पर निर्भरता जो है वो कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर टैरिफ युद्ध जो है इस लक्ष्य को कमज़ोर कर सकता है। जवाबी टैरिफ का खतरा, भारत पहले भी जो है अमेरिकी टैरिफ के जवाब में जवाबी टैरिफ जो है वो लगा चुका है। उदाहरण के तौर पर देखें तो 2019 में जो अमेरिकी स्टील है और जो एल्युमिनियम है इसके टैरिफ के जवाब में भारत ने 28 अमेरिकी जो उत्पाद हैं उन पर टैरिफ बढ़ा दिया था। इस बार जो है भी ऐसी ही कार्रवाई से व्यापार तनाव और भी जो है बढ़ सकता है। विशिष्ट क्षेत्रों में अगर प्रभाव देखें तो जैसे कि कृषि, भारत अमेरिका से सेब, बादाम और जो अन्य कृषि उत्पाद हैं उनका आयात करता है। जो जवाबी टैरिफ है इससे इनकी कीमतें बढ़ सकती हैं जिसका असर जो भारतीय उपभोक्ता है और जो अमेरिकी किसान हैं दोनों पर पड़ेगा। जो फार्मास्यूटिक्स है, भारत जैसे कि जो जेनेटिक जो दवाइयां हैं उनका एक प्रमुख निर्यातक है। टैरिफ से जो अमेरिका में दवाओं की कीमतें हैं वह बढ़ सकती हैं जिससे जो स्वास्थ्य सेवा है उस पर भी असर पड़ सकता है। जो ऑटोमोटिव और मोटरसाइकिल हैं, भारत ने ऑटोमोटिव क्षेत्र में शुल्क कम करने का प्रस्ताव दिया है जिससे जो अमेरिकी कंपनियां हैं जैसे कि हार्ले डेविडसन है उसको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अगर टैरिफ युद्ध बढ़ता है तो यह अवसर जो है खटाई में पड़ सकता है, यानी कि इस पर जो है वो हमें बुरा असर देखने को मिल सकता है। जो प्रौद्योगिकी और आईटी जो हैं उन्हें देखें तो भारत की जो आईटी सेवाएं हैं, जो सॉफ्टवेयर निर्यात है वह टैरिफ से अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो सकते हैं क्योंकि व्यापार तनाव जो है उससे निवेश और जो विश्वास है वह कम हो सकता है। अगर समाधान और जो भविष्य की संभावनाएं हैं, अंतरिम व्यापार समझौता, भारत और जो अमेरिका है उनके अंतिम जो समझौते हैं उस पर काम कर रहे हैं जिसमें भारत ऑटो और जो मोटरसाइकिल क्षेत्र है उसमें शुल्क कम कर सकता है, जबकि जो अमेरिका है वह कृषि और जो फार्मा क्षेत्र है उसमें रियायतें दे सकता है। यह समझौता टैरिफ युद्ध को टाल सकता है। अगस्त में जो अमेरिकी टीम है उसका दौरा भी जो है वो होने वाला है। अगस्त 2025 में जो होने वाला दौरा है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह दोनों पक्षों को व्यापार तनाव को कम करने और जो दीर्घकालीन समझौते की दिशा है उसमें काम करने का अवसर देगा। वैश्विक व्यापार संतुलन देखें तो भारत और जो अमेरिका है दोनों ही वैश्विक व्यापार में अपनी जो स्थिति है उसको मजबूत करना चाहते हैं। टैरिफ की जो अनिश्चितता है उसको हल करना दोनों ही देशों के लिए फ़ायदेमंद होगा, खासकर जब वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता जो है उसका सामना कर रही हूँ। आज की हमारी जो तीसरी न्यूज़ रहने वाली है वो है नासा इसरो संयुक्त उपग्रह निसार जो है उसका 30 जुलाई को प्रक्षेपण जो है वो किया जाएगा। नासा इसरो संयुक्त उपग्रह जो निसार है उसका प्रक्षेपण 30 जुलाई 2025 को श्रीहरिकोटा का जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वहां से शाम को 5:40 पे जो है किया जाएगा और यह उपग्रह जो है इसरो के जो GSLV F-16 रॉकेट है उसके द्वारा 743 किलोमीटर की जो सूर्य के समकालीन कक्षा है उसके अंदर स्थापित किया जाएगा। निसार जो है पृथ्वी की सतह पर होने वाले जो बदलाव हैं
जैसे कि भूकंप हुआ, भूस्खलन हुआ, जो हिमखंड हैं उनका पिघलना हुआ, या फिर जो वनस्पति की गतिशीलता है उसकी निगरानी करना हुआ, इन सब पर जो है वो कार्य करेगा। और यह पहला उपग्रह है जो एल बैंड नासा और जो एस बैंड इसरो दोनों आवृत्ति जो रडार हैं उनका उपयोग करेगा, जो कि 242 किलोमीटर की जो स्वाथ के साथ उच्च डाटा जो है उसको प्रदान करेगा। जो निसार हैं इसके तकनीकी विवरण को देखें तो जो इसके उद्देश्य हैं वो जो कि पर्यावरण की निगरानी हुई, भूकंप हुआ, भूस्खलन हुआ, या फिर जो हिमनद हैं उनका पिघलना हुआ, ज्वालामुखी की गतिविधियां हुई, और जो वनस्पति है उनमें परिवर्तन हुआ, जलवायु परिवर्तन हुआ, कृषि हुई, या फिर जो आपदा प्रबंधन है उनके लिए उच्च जो रिजोल्यूशन है डेटा को इकट्ठा करना होगा। और अगर इसकी रडार प्रणाली देखें तो दोहरी आवृत्ति रडार है एल बैंड और जो एस बैंड है। सतह विवरण के लिए जो है इसका उपयोग किया जाएगा। जो सिंथेटिक अपर्चर्य रडार देखें तो रात दिन और जो मौसम की परवाह किए बिना उच्च जो रिजोल्यूशन है उसमें इमेजिंग और जो रिजोल्यूशन है वह 3 से 10 मीटर तक जो है मोड के आधार पर होगी। और जो स्वाथ है वह 242 किलोमीटर तक जो व्यापक क्षेत्र है उसको कवर करेगा। और जो पोलरिमेट्रिक डेटा है उसको पूर्ण पोलीजोमेट्री है HH, HV, VH या फिर जो VV है उनके साथ सतह संरचना और जो बनावट है उसका भी विश्लेषण करेगा। अगर कक्षा और प्रक्षेपण देखें तो जो इसकी कक्षा है यह सूर्य के समकालीन होगी, जो कि 743 किलोमीटर ऊंचाई पर होगी और 98.4 डिग्री इसका झुकाव होगा। प्रक्षेपण जो यान है यह इसरो का GSLV F-16 यानी कि जो जियोस्क्रोनम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है उसके द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा। और जो इसका प्रक्षेपण स्थल देखें तो जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा है वहां से इसका प्रक्षेपण किया जाएगा। और जो 30 जुलाई 2025 को शाम 5:40 पर जो है इसका प्रक्षेपण होगा। अगर उपग्रह और जो विनिर्देश हैं उनको देखें यानी कि इसका वजन जो है वो लगभग 2800 किलोग्राम और जो आयाम है वह 12 मीटर व्यास का जो परावर्तक एंटीना है नासा द्वारा प्रदान किया गया है, जो कि अंतरिक्ष में तैनात होने पर सबसे बड़ा रडार एंटीना होगा। अगर शक्ति को देखें तो जो सौर पैनल द्वारा संचालित 4 किलोवाट बिजली जो है उसका उत्पादन कर सकता है। डेटा भंडारण जो 10 टरबाइट्स जो तक ऑन बोर्ड हैं उसके स्टोरेज, जैसे डेटा जो ट्रांसमिशन है, उच्च गति एक्स बैंड डेटा लिंक, नासा और जो इसरो है उनके ग्राउंड स्टेशनों को डेटा भेजने के लिए जो है उपयोग में होगा। और जो सेंसर और पेलोड हैं जो कि डुअल जो फ्रीक्वेंसी सार है वैश्विक स्तर पर हर 12 दिन में एक बार डाटा को जो है वो इकट्ठा करेगा। और जो इंटरफेरोमेट्रिक सार है उसकी सतह से सूक्ष्म परिवर्तनों का मापन भी करेगा। GPS यानी कि जो स्टिक कक्षा निर्धारण है और जो इसकी सीमा का संदर्भ है उस पर भी यह कार्य करेगा। और अगर इसके मिशन की अवधि के बारे में जानें तो न्यूनतम 3 वर्ष संभावित विस्तार के साथ सहयोग नासा जो है एल बैंड सार और जो रडार रिफ्लेक्टर GPS जो रिसीवर है, डेटा रिकॉर्डर है और जो संचार प्रणाली है, और जो इसरो एस बैंड है वह जो है उपग्रह बस प्रक्षेपण यान और जो ग्राउंड स्टेशन समन्वय है इन पर कार्य करेगा। अगर इनकी विशेषताएं देखें तो जो वैश्विक कवरेज है उसके साथ जो है हर 12 दिन में दोहराव चक्र, बादल कवर और जो अंधेरे हैं उनमें भी डेटा को इकट्ठा कर लेगा। डेटा का उपयोग देखें तो जो आपदा प्रतिक्रिया है, जल संसाधन हुए, प्रबंधन हुए या फिर जो वैज्ञानिक अनुसंधान है उन पर भी कार्य करेगा। हम जो है आगे भी आप सभी के साथ इसी प्रकार की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी उनको कवर करते रहेंगे, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़रूरी हैं। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।